database concepts. Database contains objects that are used for storing and managing information. To understand a database in a very simple language, let's look at the example of your address book. What do you store in address book? Address book में आप क्या स्टोर करते हैं? मतलब यहाँ पर हम रिलेट कर रहे हैं कि डेटाबेस के अंदर अगर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन सेव करनी है तो उसको हम पहले समझेंगे एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कि डेटाबेस होता कैसे है, और वो रियल लाइफ एग्जांपल है एड्रेस बुक का. So you may have seen people's name, people's address, people's phone number, and maybe even people's birthdays. There is a common element here, people, right? तो ये सारी चीजें एक उस पर्सन से रिलेटेड है जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं. So in this example, each person is considered as an item. So an item is what the database is storing information about. तो डेटाबेस क्या करता है? एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सेव करता है. जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, आपने एक कॉलम बनाया हुआ है रोल नंबर, एक आपने कॉलम बनाया हुआ है मार्क्स, एक आपने कॉलम बनाया हुआ है सब्जेक्ट. ठीक है, तो हमें जब तक हमारा रोल नंबर स्पेसिफाइड नहीं है तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं और वो किसके हैं. हमारे पास मार्क्स हैं, हमारे पास ये भी पता कि किस सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, बट हमें वो पर्टिकुलर रोल नंबर या स्टूडेंट का नेम नहीं पता. तो इन दैट केस वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि वो इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है. तो वो हमें पता लगेगा इफ वी पुट एन आइटम. आइटम क्या होता है? जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, राइट. सो एन आइटम इज व्हाट द डेटाबेस इज स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. पेपर में ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया था कि आइटम क्या चीज है. आइटम एक ऐसा एलिमेंट है डेटाबेस में जिसके बारे में इंफॉर्मेशन सेव हो रही है, राइट. नाउ coming to the next point, so what do you ask when you were recording information in address book? What did you ask to the people? आप लोगों से क्या पूछते हो? Basically the address, क्योंकि address book है तो address पूछना है, phone number, and each question that we ask about our item is a field. जो भी चीज आप उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में पूछ रहे हो वो हमारी क्या है? वो एक फील्ड है, उसको हम फील्ड बोलते हैं. ठीक है, तो अभी तक आपने क्या किया? जिसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो है आइटम, और जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो उस पर्टिकुलर आइटम की उसको बोलते हैं हम फील्ड. नाउ say you make new friends and want to add their information to your address book. You will ask questions, get the answers and create a new record. अब आपने एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ले ली है. अब वो सारी इंफॉर्मेशन क्या बन गया? एक नया रिकॉर्ड. ठीक है, रिकॉर्ड का मतलब होता है रो. जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसका नाम है नमन. ठीक है, अब मैंने अपनी एड्रेस बुक में नमन के नेम के साथ उसका फोन नंबर, उसके हाउस का एड्रेस हो गया. ठीक है, और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने स्टोर कर ली है. तो वो क्या बन जाएगा? वो मेरा एक रिकॉर्ड बन जाएगा. ठीक है, वो रिकॉर्ड क्या होगा? टेबल में इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रो. ठीक है, सो therefore, so a record is set of information stored in your database about one of the items. ठीक है, a value is actual text or numerical amount or date that you put in while adding information to your database. So when you put all the information together in a grid like do in spreadsheet, just wait. Let me clear the annotations.
Yes, right. So record is set of information stored in your database about one of the items, right? I repeat it if you are not able to understand. Basically क्या है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन सेव हो रही है वो है आइटम, जो इंफॉर्मेशन सेव हो रही है वो है फील्ड, ठीक है। और ये जब एक पर्टिकुलर एक आइटम की जब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो वो एक बन जाएगा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड यानी कि सारी रो, टेबल की पूरी रो, राइट। और उस रिकॉर्ड की एक एक इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, वैल्यू। उस रिकॉर्ड की एक एक इंफॉर्मेशन को हम वैल्यू बोलेंगे। A database can have one or many tables. एक डेटाबेस में एक या एक से ज्यादा टेबल्स हो सकते हैं। An address book example is very simple, a one in real life. There are many more details involved. A big company would have in its database one table for its products, one for its suppliers, and one table for its customer details. वन फॉर ऑर्डर रिसीट एंड मे बी मैनी अदर्स। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक डेटाबेस के अंदर जरूरी नहीं कि एक ही टेबल हो, ठीक है। एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट से रिलेटेड टेबल हो सकता है, एक सप्लायर्स से रिलेटेड, एक टेबल में कस्टमर की डिटेल्स हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग टेबल्स के अंदर सेव है। So basically each table in database contains information about one type of item. So a database is basically a container that holds tables and other objects and manages how they can be used. Another very important thing to remember is that when we put information, we may have people with the same name. ठीक है, कई बारी क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती है जिसमें कुछ लोगों के नेम सेम होते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, देयर मे बी मोर देन वन चारू अरोड़ा और सेम एड्रेस मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे दो रियल ब्रदर काम करते हैं, ठीक है। जैसे एक क्लास का एग्जांपल ले लो, एक क्लास में दो ट्विन ब्रदर्स हैं, तो ऑब्वियसली दोनों के फादर का नाम भी सेम होगा, मदर का नाम भी सेम होगा, दोनों के पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर भी सेम होगा। यहाँ पर डुप्लीकेसी आ रही है, चाहे बच्चों का नाम अगर अलग भी है, बट क्योंकि वो सिबलिंग्स है तो उनकी कुछ इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट होगी, ठीक है। उस केस में क्या होगा, बट व्हेन क्रिएटिंग अ डाटाबेस एन इंपॉर्टेंट फीचर इज रिकॉर्ड यूनिकनेस इन एवरी टेबल। तो आप इसमें अपने हर रिकॉर्ड को यूनिक रख सकते हो, ठीक है। यूनिक मतलब कि हर रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। It is important to able to distinguish between different items having duplicate values, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि उन आइटम्स को आइडेंटिफाई करना जिनकी वैल्यूज डुप्लीकेट है। Now coming to the uniqueness. Uniqueness helps us to avoid accidental duplication of records caused by user or computer error. This can be achieved by using some number or value that uniquely identifies a record. ठीक है, अब अगर आपने किसी भी इंफॉर्मेशन को यूनिक करना है तो आपको एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो हर रिकॉर्ड के लिए अलग होगी, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट में जो उसका एडमिशन नंबर है वो अलग होगा, ठीक है। मान लो अगर ट्विन ब्रदर्स भी हैं, उनके फादर नेम सेम हो सकता है, उनके मदर नेम सेम होगा, बट जो उनका एडमिशन नंबर है वो अलग होगा। उनकी क्लास सेक्शन इवन सेम हो सकते हैं, जो एडमिशन नंबर है वो उन दोनों ब्रदर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो हमारे पास एक ऐसी फील्ड होनी बहुत जरूरी है जिसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ऐसा रिकॉर्ड, एक ऐसी की जो दोनों को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। If such a unique value does not exist in your fields, as the database designer, you can create a special additional field in a table where unique numbers or values can be assigned for
each new entry. तो अगर ऐसी की कोई एग्जिस्ट नहीं करती, then the database designer need to create that key itself. उसे वो की खुद बनानी पड़ेगी, ठीक है. Therefore, every table has a key field which ensures that 100% unique values throughout the database. So every database table should have one or more fields designated as a key. So you can assign a unique value to this key for differentiating records that may have similar names or address. Look at the following example of student database. अब यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट का एक नेम है, ठीक है. अब ये देखो सबसे पहली चीज, ये चारों बच्चे 10th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है. इनकी क्लास है 10th है, राइट. और इनका सेक्शन क्या है, इसका ए है, इसका ए है, इसका ए, इसका बी. अब यहाँ पर डुप्लीकेसी प्रॉब्लम आ गई. अब 10th ए में 2 बच्चे हैं जिनका नाम रवि है. अब यहाँ पर डुप्लीकेसी आ गई. तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि इन दोनों को यूनिकली आइडेंटिफाई करे. मतलब अगर टीचर ने बाई चांस इस रवि को बुलाना है तो क्या होगा, ये वाला रवि भी आ जाएगा, ठीक है. तो आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक ऐसी की होनी चाहिए जो इन दोनों को अलग करेगा. तो उसके लिए क्या है, इन दिस टेबल it will be extremely difficult to differentiate between student records as they have names that are similar. To differentiate, you can add additional field roll number. तो इनको differentiate करने के लिए एक रोल नंबर की फील्ड इन्होंने बनाई है. ये देखो ये रोल नंबर है, रोल नंबर that will be unique for each record, जो हर रिकॉर्ड के लिए यूनिक रहेगा, राइट. तो इसमें आपने क्या समझा कि हमारे पास डेटाबेस में इंफॉर्मेशन टेबल्स के फॉर्म में अरेंज होती है, और टेबल्स के अंदर क्या होती है, जब एक पूरी रो जिसके अंदर एक पर्टिकुलर आइटम की जब सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है उसे हम रिकॉर्ड बोलते हैं. और हर एक इंफॉर्मेशन जो उस टेबल का या उस रिकॉर्ड का पार्ट है उसे हम वैल्यू बोलते हैं. और आइटम हम किसे बोलते हैं, जिसके बारे में वो इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है. अब आपने क्या करना है, आपके लिए एक टास्क है, एनालाइज द डेटाबेस रिक्वायरमेंट्स फॉर रिटेल शॉप, रिकॉर्ड द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट, एनालाइज डेटाबेस रिक्वायरमेंट फॉर स्कूल. आपने देखो ये चीज तो आपके लिए कॉमन है, आपने इस चीज का एनालाइज करना है, ठीक है. आपने सोचना है कि जैसे अगर एक रिटेल शॉप है, उसमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन या बिजनेस की इंफॉर्मेशन सेव करनी है, तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से रिकॉर्ड्स होने जरूरी हैं. तो ये आपने पेन डाउन करके मुझे आपने बताने, ठीक है, व्हाट्सएप करके या मेल करके, राइट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. यस, these are the questions that we will be discussing later on. Now coming to the session 2, data storage. Data in relational database management system is organized in the form of tables. Okay, you will now quickly recap what you learned in the last session and assimilate more concepts. Tables. A table is a set of data elements that is organized using a model of vertical columns which are identified by their name and horizontal rows. A table is defined number of columns but can have any number of rows. Each row is identified by a value appearing in a particular column identified as unique key or the key field. ठीक है, तो जैसे आपने ऊपर पढ़ा था रोल नंबर, इस तरह की फील्ड को जो एक पूरी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है उसे हम बोलते हैं की इंडेक्स या की फील्ड. ठीक है, सो की इंडेक्स और की फील्ड क्या होती है, जो एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है. Now columns or fields. A column is a set of data values of particular similar type, one for each row of the table. Column you know vertical set होते हैं, ठीक है. एक कॉलम में इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक ही तरह की होती है. जैसे मान लो कि अगर एक रोल नंबर वाला कॉलम है तो उस कॉलम में सिर्फ रोल नंबर होंगे, उसमें नेम क्लास सेक्शन नहीं होगा. एक कॉलम में
एक ही तरह की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। कॉलम को हम डेटाबेस में फील्ड भी बोलते हैं, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज फील्ड, तो दैट इज जस्ट लाइक अ कॉमन कॉलम। The column provides the structure according to which the rows are composed. For example, first name और last name fields are in a row, ठीक है। अब क्या हो गया, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और कॉलम में अगर फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट वाले कॉलम नेम में सिर्फ फर्स्ट नेम होगा बच्चे का, और लास्ट नेम वाले कॉलम में बच्चे का लास्ट नेम होगा। रोज और रिकॉर्ड्स और टपल्स, अब ये तीनों का नाम, तीनों सेम चीज है, इनका नाम अलग अलग है, ठीक है। चाहे रोज बोल दो, चाहे रिकॉर्ड्स बोल दो, चाहे टपल्स बोल दो, तो दे ऑल आर सेम थिंग। A row is also called a record or tuple representing a single data item in a table. In simple terms, a database table can be visualized as consisting of rows and columns or fields. Each row in a table represents a set of related data, and every row in the table has the same structure. हर रो का एक सेम स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। मान लो कि पहली रो है, उसमें रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, उसका जेंडर है, उसका ड्रेस है, तो दूसरी रो में भी वही चारों चीजें होंगी, और तीसरी में भी वही चारों चीजें होंगी, राइट। सो नाउ कमिंग टू द डेटा टाइप्स। अब ये आई विल बी आस्किंग एनी वन ऑफ यू टू रीड दिस। हाँ जी, अभिमन्यु कुमार, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अभिमन्यु कुमार, ओके अभिमन्यु, कंटेंट तक रीड करो, यहाँ तक। Data type are used to identify which type of data we are going to store in the database. Fields themselves can be of different types depending on the data they contain. Yes, very good. Data type. ओके, डेटा टाइप क्या बताता है? ओके बेटा, म्यूट करो अपने आप को। डेटा टाइप क्या बताता है? डेटा टाइप बताता है कि जो भी वैल्यू आपके डेटाबेस के अंदर सेव है वो किस तरह की है, ठीक है। मतलब कि अगर रोल नंबर है, रोल नंबर में क्या आते हैं? नंबर्स, तो वो हो गया इंटीजर टाइप, ठीक है। उसके बाद है सेकंड कॉलम स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम क्या हो गया हमारा? करेक्टर, ठीक है। उसमें क्या आ गया हमारे पास? करेक्टर्स आ गए जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं। फिर उसके बाद आ गया डेट ऑफ एडमिशन, तो वो हो गया हमारा डेट टाइप डाटाबेस, ठीक है। और उसके बाद हम एक और फील्ड कई बार लेते हैं जिसमें हमारा आंसर यस या नो होता है कि इज द स्टूडेंट हैविंग बस फैसिलिटी, यस और नो। तो जब यस और नो वाली चीज आती है तो वो आती है बाइनरी डेटा टाइप, जहां पर हमारी इंफॉर्मेशन यस और नो में होती है। उसके बाद आ गया एड्रेस। एड्रेस में देखो नंबर भी होते हैं, इंग्लिश का अल्फाबेट भी होता है, तो एड्रेस हो गया अल्फान्यूमेरिक। जैसे हाउस नंबर 28, ठीक है, हाउस में HOUSE इंग्लिश अल्फाबेट्स आ गए, 28 नंबर आ गया। तो इस तरह की चीज के लिए हम यूज करते हैं अल्फान्यूमेरिक टाइप्स हो गए, ठीक है। नाउ कमिंग न्यूमेरिक टाइप्स। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग numeric values for the fields used in a table of database. Numeric data types in a database can be used for storing information such as mobile number, roll number, door number, year of school admission, true or false statement, statistical values, etc. ठीक है, तो न्यूमेरिक के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। The different types of numeric data types are available as listed here. पहला आ गया बूलियन। बूलियन का आंसर होता है यस और नो में, ठीक है। वैल्यूज एज 0 और 1, एग्जांपल ट्रू और फॉल्स, और यस और नो, ठीक है। 0 माने फॉल्स, ठीक है, 1 माने ट्रू। उसके बाद आ गया टाइनी इंट, यानी टाइनी इंटीजर। ये कौन से नंबर्स को सेव कर सकता है? 0 से लेके 255 तक इसकी रेंज है, ठीक है। मतलब 0 से लेके 255 तक जो भी नंबर है वो टाइनी इंटीजर के अंदर आ जाता है। फिर इसके बाद आता है स्मॉल इंट, यानी कि स्मॉल इंटीजर। इसकी रेंज क्या है? -2 raised to power 15 से लेके 2 raised to power 15 -1,
यहाँ तक इसकी रेंज है, राइट। उसके बाद है इंटीजर। इंटीजर की है स्टोर इंटीजर रेंज बिटवीन -2⁻31 to 2⁻31 - 1. Then big int, big integer range between -2⁻63 to 2⁻63 - 1. Again coming numeric number, maximum precision of e raised to power +231. अब इसके अंदर क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, जिसमें आपने मैथ्स में पढ़े होंगे आयोटा, ठीक है। तो वो ये जो इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड आ जाती है। मैक्सिमम प्रिसीजन इसका होता है ई रेज टू पावर +-231, मतलब कि +231 भी हो सकता है और -231 भी हो सकता है। देन रियल, रियल की रेंज है 2⁻1074 to 2 - 52 into 2⁻1023। सो ये रेंजेस हैं जो आपको इसमें लर्न करनी पड़ेंगी कि किस डेटा टाइप की क्या रेंज होती है। उसके बाद आ जाता है फ्लोट आ जाता है, देन कम्स द डबल, ठीक है। तो इन सब की क्या है, अलग अलग हमारे पास रेंजेस हैं। अब हमारे पास आ जाता है अल्फा न्यूमेरिक टाइप्स। अल्फा न्यूमेरिक में सबसे पहले आ गया लॉन्ग वेर कैर, ठीक है। डेटा टाइप मेमो stores up to maximum length or number indicated by user. It accepts any UTF-8 character, ठीक है। अब UTF का मतलब है कि इसके अंदर आपका टेक्स्ट भी आ सकता है, नंबर भी आ सकता है, कोई इंग्लिश अल्फाबेट भी आ सकता है और इवन एक स्पेशल सिंबल भी आ सकता है, ठीक है। तो 8 कैरेक्टर तक का ये कोई डेटा इंफॉर्मेशन अपने अंदर सेव कर सकता है। देन कम्स कैर, कैर यानी कैरेक्टर stores exactly the length specified by user. Pads with trailing spaces for short strings accepts any UTF character, 8 UTF character, ठीक है। तो ये भी 8 लेंथ तक का कैरेक्टर को अपने अंदर सेव कर सकता है। देन कम्स varchar, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होता है डेटाबेस में। स्टोर्स अप टू स्पेसिफाइड लेंथ, नो पैडिंग। अब इसका मतलब क्या है, अगर कैर और varchar में क्या फर्क है, जैसे मान लो आपका करेक्टर है 4 डिजिट का और इसने 8 बुक करनी है, चाहे 4 यूज हो रही है या नहीं हो रही, तो 4 इसमें वेस्ट होंगी। बट इसके अंदर क्या है, ये सारी इसके अंदर यूज होंगी, ठीक है। इसके अंदर सारी यूज होंगी। अगर मान लो कि आपका 8 की लेंथ है और आप अभी स्टोर 4 करवा रहे हो, तो जो बाकी की 4 है वो वेस्ट नहीं होंगी, वो किसी और टास्क के लिए यूज हो जाएंगी। उसके बाद varchar ignore case text stores the up to specified length. Comparisons are not case sensitive but store capital letter as you type them. तो इसमें आपको क्या आता है, इसके अंदर आप कैपिटल लेटर्स को भी सेव कर सकते हो varchar ignore case के अंदर। उसके बाद आए थे हमारे पास बाइनरी टाइप्स। बाइनरी डेटा टाइप्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट्स। बाइनरी डेटा टाइप्स इन a database can be using for storing photos, music files. अब बाइनरी में आप फोटोज और म्यूजिक फाइल्स को भी सेव कर सकते हो। इन जनरल फाइल्स ऑफ एनी फॉर्मेट कैन बी स्टोर्ड यूजिंग द बाइनरी डेटा टाइप। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी डेटा टाइप्स अवेलेबल आर लिस्टेड हियर। तो कौन कौन से 3 तरह के बाइनरी टाइप्स आते हैं, पहला आता है लॉन्ग वेयर बाइनरी, इसके अंदर इमेज आ जाता है। स्टोर एनी एरे ऑफ बाइट्स, इमेज, साउंड एक्सेट्रा, नो वैलिडेशन रिक्वायर्ड। तो अगर आपने इमेजेस को सेव करना है, साउंड्स को, देन यू नीड अ लॉन्ग वेरिएबल बाइनरी। देन कम्स बाइनरी, उसके अंदर आता है स्टोर एनी एरे ऑफ बाइट्स, नो वैलिडेशन रिक्वायर्ड। उसके बाद आ रहा है वेयर बाइनरी, इसके अंदर आता है स्टोर एनी एरे ऑफ बाइट, नो वैलिडेशन रिक्वायर्ड। तो मतलब कि इसके अंदर जो मल्टीमीडिया फाइल्स हैं वो आप बाइनरी डेटा टाइप की इन तीनों किस्मों से आप सेव कर सकते हो। Then comes the date time. Date time data types are used for describing date and time values for the field used in the table of a database. अगर आपको कोई ऐसी नीड अराइज होगी कि आपने कोई डेट सेव करनी है, डेट ऑफ एडमिशन या डेट ऑफ लिविंग, तो उस केस में जो हम डेटाबेस यूज करेंगे, जो डेटा टाइप यूज करेंगे वो होगा डेट टाइम। Date time data types in a database can be using for storing information such as date of birth, date of admission, date of production,
The different types of date time data types available are listed here. तो सबसे पहले है डेट, stores month, day and year of information. उसके बाद है टाइम, स्टोर आवर, मिनट, सेकंड इंफॉर्मेशन. उसके बाद है टाइम स्टैम्प, स्टोर डेट एंड टाइम इंफॉर्मेशन. अब आगे हमारे पास अदर डेटा टाइप्स जैसे कि स्टोर सीरियलाइज्ड जावा ऑब्जेक्ट्स, यूजर एप्लीकेशन मस्ट अप्लाई सीरियलाइजेशन रूटीन्स. ठीक है. अब ये है यू हैड यूज्ड एग्जांपल ऑफ एन एड्रेस बुक इन प्रीवियस लेसन एंड एड्रेस बुक यूजेस ओनली वन टेबल. एड्रेस बुक में सिर्फ एक ही टेबल यूज हो रहा है. But look at the different situation. If you are a dealer selling a single type of item and want to record details of your sales in the past month and also want the details of the client who purchased the item, name, address, phone, date purchase, number of item, what would you do? You create a table sales with all details. तो इसमें क्या है कि आपको ये पूरी डिटेल्स का एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें अगर आपको प्रीवियस मंथ की सेल्स को देखना है, आपको देखना है कि कौन से क्लाइंट ने कौन सी डेट को ऑर्डर परचेज किया था और उसने कितनी आइटम्स परचेज की थी, तो वो सारी चीज़ें हमारे को इस टेबल के फॉर्म में अच्छे से पता लग जाएंगी. जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑर्डर आईडी है. ठीक है. जब कस्टमर ने एक ऑर्डर किया था तो उसका एक ऑर्डर आईडी जनरेट हुआ था. ठीक है. कस्टमर का नेम क्या है, कस्टमर एड्रेस, फोन नंबर, सेल डेट एंड आइटम्स बॉट. ठीक है. तो सारी इंफॉर्मेशन एक टेबल में सेव हो जाएगी. डू यू सी अ प्रॉब्लम हियर? एवरी टाइम you sell an item to Sheila or Vaibhav or any other customer, you need to store the details again. हमें बार बार डिटेल्स को सेव करना पड़ेगा अगर कोई पर्सन दोबारा से ऑर्डर प्लेस कर रहा है. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्रिएट वन टेबल फॉर क्लाइंट डिटेल्स एंड अनदर फॉर सेल डिटेल्स. सिंस ईच रिकॉर्ड हैज टू बी यूनिक, you can insert a client ID field to uniquely identify each client in the client table. In the sales table, you will give a point of reference which points to a particular record in the client table. अब वो कह रहे हैं कि इंस्टेड की सारा कुछ एक ही टेबल के अंदर क्रिएट कर दें. वो चाहते हैं कि दो अलग टेबल क्रिएट हो, एक ऑर्डर आईडी का टेबल क्रिएट हो, एक क्लाइंट आईडी का. ठीक है. जिसमें क्लाइंट आईडी फील्ड है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी क्लाइंट टेबल में. So the field client ID occurs once in the client table, but since one client can have placed many orders, it occurs a number of times in the sales table. Right? Since we cannot have an order without a customer, देखो कस्टमर के बिना कभी भी कोई ऑर्डर प्लेस नहीं हो सकता. We call client the parent, ठीक है, and sales the child table. अब पेरेंट और चाइल्ड टेबल क्या होते हैं? पेरेंट टेबल वो होता है जिसके ऊपर चाइल्ड टेबल डिपेंड करता है. मतलब इसकी जो भी वैल्यू होगी चाइल्ड टेबल की वो पेरेंट टेबल को डिपेंड करेगी. रिलेटेड टेबल्स लाइक दीज शेयर अ कॉमन फील्ड. यू स्टोर डेटा अबाउट पीपल once but refer to those people many times in database. This unique field is called the primary key. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइमरी की क्या है. प्राइमरी की क्या है? एक यूनिक फील्ड है. ठीक है. जो कि एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी. अब प्राइमरी की इज a unique value that identifies a row in a table. In our example, client ID is the primary key in the client table. Primary keys are also indexed in the database, making it faster for database to search for a record. और इनकी इंडेक्सिंग हो जाती है डेटाबेस के अंदर. इंडेक्सिंग का मतलब है कि इनके आगे एक चेक लग जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब आप कोई प्रैक्टिकल फाइल मेंटेन करते हो या इवन आपकी बुक होती है, कोई मोटी बुक होती है, उसके शुरू में एक टेबल ऑफ इंडेक्स दिया होता है जिसमें लिखा होता है कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज नंबर पर दिया हुआ है, जिससे आपको वो चीज़ ढूंढनी ईजी हो जाती है. उसी तरह यहाँ पर भी जो प्राइमरी की होती है उसकी इंडेक्सिंग हो जाती है जिससे आप एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आराम से ढूंढ सकते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. The referred field client ID which occurs in the sales table is called the foreign key. उसे foreign key बोलते हैं. अब foreign key क्या होगी? देखो, जो की एक प्राइमरी की को रेफर कर रही है उसे हम foreign key बोलेंगे. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अब एक टेबल है क्लाइंट टेबल. क्लाइंट टेबल में यूनिक रिकॉर्ड क्या है? क्लाइंट आईडी. और एक दूसरा टेबल है ऑर्डर टेबल. उसके अंदर प्राइमरी की क्या है? ऑर्डर आईडी.
अब उस क्लाइंट टेबल और ऑर्डर टेबल को जोड़ने के लिए हमने दोनों टेबल्स में एक कॉमन की बना दी, क्लाइंट आईडी। ठीक है, मतलब कि क्लाइंट टेबल में तो क्लाइंट आईडी थी, हमने ऑर्डर आईडी में भी क्लाइंट आईडी बना दी। अब वो जो क्लाइंट आईडी जो दोनों में एग्जिस्ट कर रही है उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। ठीक है, मतलब एक ऐसी की जो दो टेबल्स में एग्जिस्ट करती है और दोनों टेबल्स को जोड़ने का काम करती है, उसे हम बोलते हैं फॉरेन की। Hence, the foreign key identifies a column or set of columns in one table that refers to a column or set of columns in another table। और जिस टेबल को वो करती है रेफरेंस, उसे बोलते हैं हम रेफरेंस टेबल। The one side of relation is always the अब ये देखो इसका बेस्ट एग्जांपल है, डायग्राम में बताया हुआ है। ये हमारे पास है क्लाइंट टेबल। क्लाइंट टेबल में क्लाइंट आईडी है, क्लाइंट का नेम है, उसका एड्रेस है, उसका फोन नंबर है। ठीक है, अब ये क्लाइंट आईडी प्राइमरी की है, ये वाली। ठीक है, क्योंकि ये यूनिक है इन सब में, बाकी चीजें सेम हो सकती हैं। ठीक है, अब ये सेल्स टेबल है। सेल्स टेबल में देखो, सेल्स टेबल में ऑर्डर आईडी है जो कि इन सबको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। और आप देख सकते हो कि दो टेबल्स को अगर जोड़ना है, क्लाइंट टेबल और सेल टेबल, तो दोनों में एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो दोनों में सेम है, जो कि क्या है, क्लाइंट आईडी यहाँ पर भी है और क्लाइंट आईडी यहाँ पर भी है। तो इस केस में ये वाला जो क्लाइंट आईडी है, ये वाला, ये क्या है, फॉरेन की है, क्योंकि ये किसको रेफर कर रहा है, ये इसको रेफर कर रहा है, क्लाइंट आईडी को क्लाइंट टेबल के। क्योंकि यहाँ पर ये इसको रेफर कर रहा है तो ये आपका फॉरेन की बन गया, और ये जो मेन एक्चुअल में एग्जिस्ट यहाँ पे कर रहा है तो ये आपका प्राइमरी की है। ठीक है, तो क्लाइंट आईडी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्लाइंट आईडी फॉरेन प्राइमरी की है और यहाँ पर क्लाइंट आईडी फॉरेन की है, और दोनों टेबल में एक क्लाइंट आईडी है जिसकी वजह से दोनों टेबल आपस में कनेक्टेड है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर दो टेबल्स को आपस में जोड़ना है, दे मस्ट हैव सम कॉमन कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों में कौन सा कॉलम कॉमन कॉलम है, क्लाइंट आईडी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। राइट, parent and provides the PK यानी कि primary key attributes to be copied. The many sides of a relation is always the child into which the foreign key attributes are copied. Memorize it, one parent key and many child key। मतलब कि एक टेबल में एक प्राइमरी की तो एक ही हो सकती है, यूनिक चीज तो एक ही होगी। ठीक है, और फॉरेन कीज कैन बी मैनी। So another point to remember is that the end users will may never have direct access to the database। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए कि जो एंड यूजर है, जो उस डेटाबेस को यूज कर रहा है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप फेसबुक के ऊपर अपना एक अकाउंट बनाते हो, ठीक है, तो आप उसमें अपनी इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, नेम, ठीक है, ईयर ऑफ बर्थ, सब कुछ आप सेव कर रहे हो, बट आपके पास उस डेटाबेस का एक्सेस नहीं है। आप उसमें डेटाबेस में इंफॉर्मेशन जरूर सेव कर रहे हो, बट आपके पास उस डेटाबेस का एक्सेस नहीं है। They can only see what you permit them to and can select only from the options you give them, right? तो इसमें बेसिकली क्या चीज है कि जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हो तो आप उसमें प्रिविलेजेस लगा सकते हो कि कौन उसमें इंफॉर्मेशन देख सकता है, कौन उसमें चेंजेस कर सकता है। जैसे हमारे पास अलग अलग इसके अंदर यूजर्स होते हैं।